साथियों सीताराम, राधे राधे, नमस्कार। आपकी खिदमत में हमेशा तैयार मैं आपका साथी आलोक कुमार आप सबका टारगेट विद पार्थ में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्लास में हम लोग अप्रैल और मई महीने का जो करंट अफेयर्स है वहाँ से जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं उन सब को तैयार करेंगे। याद रखिएगा, ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होने वाली है जो विशेष रूप से यूके देने वाले हैं, उत्तराखंड पीसीएस, क्योंकि अंत में जो है लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स के हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बाकी सभी के लिए ये क्लास लाभदायक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा कोविनेट क्या है? एक प्रयोगशाला, एक एप्लीकेशन, एक वैक्सीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये एक प्रयोगशाला है जो WHO ने लॉन्च की है। ये कोरोना वायरस और इसके जैसी जो अन्य बीमारियां हैं उन सब की निगरानी करेगा, उसके प्रसार के बाद जो है उस पर नियंत्रण करने का एक ढांचा तैयार करेगा। तो ये एक वैश्विक प्रयोगशाला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल में जूडिथ सुमिनवा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मोरक्को, अजरबैजान, न्यूजीलैंड या फिर कांगो? तो कांगो गणराज्य जो कि अफ्रीकी देश है, यहाँ पर जूडिथ सुमिनवा जो हैं पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। अब ज़्यादा सही रहेगा। अप्रैल 2024 में आरबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 90वां, 91वां, 92वां या फिर 93वां, 95वां? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया है। आप सबको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और 90वां स्थापना दिवस जो है 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई ने मनाया है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मीना चरंदा, योगेश ठाकुर, नरेंद्र मोदी, मिसिल टेलाग्रेड? तो मीना चरंदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार जो है समाज सेवा और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यातव्य है कि मिसिल टेलाग्रेड को एबल पुरस्कार से नवाजा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में लॉन्च मतलब अप्रैल 2024 में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है? फाइटर, इराह, टोर्नेडो या फिर लीसा? तो दोस्तों, इराह जो है वो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस फिल्म में जो है AI जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को दिखाया गया है। जैसे कि फिल्म रोबोट है, ठीक वैसी ही फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक सैम भट्टाचार्य हैं। अप्रैल 2024 में ये जूडिथ सुमिनवा हो गई। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में भारत ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, अमेरिका, भूटान, जापान? तो अमेरिका तो नहीं होगा, बचा कौन? नेपाल, भूटान और जापान। तो सही उत्तर है नेपाल के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अप्रैल 2024 में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, सीमा सड़क संगठन ने या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने? दोस्तों, तो एक वाहन एक फास्टैग नियम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नहाई जिसको कहते हैं, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस नियम को लागू किया है। ध्यातव्य है कि फास्टैग टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को ऑनलाइन भुगतान करने का एक सिस्टम है। आप सबने देखा भी होगा, गाड़ियों पर एक स्टिकर लगा रहता है फास्टैग का, उसको जो है टोल प्लाजा पे लगा हुआ यंत्र जो है वो पढ़ लेता है और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। हाल ही में किस संगठन ने अपने गठन के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं? नाटो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संघाई सहयोग संगठन? तो दोस्तों, नाटो ने अपने गठन के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आप सबको पता है 1949 में नाटो का गठन किया गया था, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्यों की संख्या 32 है। 32वां सदस्य जो है दोस्तों वो स्वीडन बना है, ये भी आपको याद रखना है। जो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश हैं उनकी रक्षा करने के लिए इस गठन को वारसा संधि के जवाब में जो है तैयार किया गया था, याद रखिएगा। तो जो सदस्य देश हैं उनमें यह है कि किसी एक पे हमला जो है सभी देशों पर हमला मान के सभी देश जो हैं उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अप्रैल 2024 में दुनिया की सर्वाधिक वृद्ध महिला का निधन हो गया। वह किस देश की नागरिक थी? भारत, जापान, वेनेजुएला, श्रीलंका? दोस्तों, वह वेनेजुएला की नागरिक थी, याद रखिएगा। उनका नाम था जुआन विंसेंट और 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। दोस्तों, ये सब प्रश्न मैं आपको अचूक मार्क सामग्री में करा चुका हूँ।
तो जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो गुजरात में की गई है, याद रखिएगा। गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में किसने की है? अदानी समूह ने की है, ये भी याद रखिएगा। इसकी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की क्षमता 45 गीगावाट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। दोस्तों, इस ट्रायंगल का संबंध जो है अफ्रीका महाद्वीप से है। आप सब ने देखा है अफ्रीका में ये जो क्षेत्र है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसी क्षेत्र में एक निचले भूभाग की खोज हुई है जहाँ पर 3 विवर्तनिक प्लेटें मिलती हैं और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 5 से 10 मिलियन वर्षों में इस क्षेत्र में एक नए महासागर की उत्पत्ति होगी, याद रखिएगा। हाल ही में भीषण गर्मी एवं सूखे की स्थिति के कारण किस राज्य की लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है पूरी तरह सूख गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों, कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है पूरी तरह से सूख गई है। ये नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न यहाँ से बना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। भारत का पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का भंडार केंद्र बनाने की योजना पर कहाँ कार्य हो रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या तेलंगाना में? तो आप सबको पता है कर्नाटक के पादुर में भारत के पहले वाणिज्यिक कच्चे तेल भंडार केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार ने बोलियां आमंत्रित की हैं। इसके पश्चात विशाखापत्तनम, मंगलुरु, चंडीखोल में भी भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका साधारण सा उद्देश्य है कि जब इस तरह का भंडार बन जाएगा तो वहाँ पर तेल पहले से स्टोर रहेगा और ये जो संकट रहता है कीमतें बढ़ने का, कीमतें तेल की बढ़ने का, तो उस स्थिति में जो है भारत को दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपूर्ति श्रृंखला जो है बाधित नहीं होगी। हाल ही में जारी अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 9%, 11.4%, 13.5% या फिर 18.4%? तो दोस्तों, अंकटाड के अनुसार 11.4% जो है वृद्धि दर्ज की गई है। अंकटाड द्वारा जारी त्रैमासिक रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसने बताया है कि वर्ष 2023 में भारत का सेवा निर्यात जो है वो 13.4% बढ़ा है, जो बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 23-24 में भारत के बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी कमी दर्ज की गई? 28%, 39%, 44% या फिर 49%? तो दोस्तों, आरबीआई के अनुसार भारत के एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 39% की कमी दर्ज की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति ने पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग किया है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक जनजाति है सोमपेन, उसने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? तो दोस्तों, भारत जो है डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में पहले, दूसरे, तीसरे नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है, याद रखिएगा। WTO ने अपनी रिपोर्ट जारी की जो वैश्विक व्यापार आउटलुक एवं सांख्यिकी रिपोर्ट के नाम से जारी की जाती है, उसमें ये बात कही गई है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण नीदरलैंड में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। 22 से 25 अप्रैल के बीच नीदरलैंड के रॉटरडैम, याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम, लेकिन एक अलग से स्थान है रॉटरडैम, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 26वां संस्करण है, ये भी याद रखना है। और इसमें हुआ क्या है, तो वही नवाचार एवं सहयोग पर चर्चा की गई, किस तरह से स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए, इन सब पहलुओं पर बात की गई। इसका विषय था लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मसाला उत्पादों में कौन सा हानिकारक रसायन पाया गया? हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों, भारत के जो मसाले हैं, एवरेस्ट है या फिर और भी एक आध नाम है, तो उनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, जो कि एक खतरनाक कीटनाशक है। इसी कारण जो है इन मसालों की बिक्री पर हांगकांग और सिंगापुर में
प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो कीटनाशक है ये कैंसर जैसे रोगों को जन्म देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को अप्रैल 2024 में डोर्नियर 228 विमान सौंपे? 228 उसके नाम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों गुयाना, मालदीव, फिलीपींस या क्यूबा, तो गुयाना को जो है, जो कि एक कैरेबियन देश है, इसको भारत ने 2 डोर्नियर विमान सौंपे, 2, याद रखिएगा, डोर्नियर 228। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी, जिसे जलवायु एजेंसी कहते हैं, उसकी एक जलवायु एजेंसी के अनुसार यूरोप जो है दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2024 में नया नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को, मनोज पांडे को, मनोज मुकुंद नरवणे को या फिर सुधीर कक्कड़ को? तो दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हाल ही में नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो उपेंद्र द्विवेदी, ये भी याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी। अप्रैल 2024 में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर रूस? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है कजाकिस्तान ने की, याद रखिएगा। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है। और इसके सदस्यों को मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूं, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में देखे गए? भारत, रूस, अमेरिका, अर्जेंटीना। तो दोस्तों भारत में ऐसे मामले सर्वाधिक देखे गए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको बाडा कहते हैं, बाडा जो है दोस्तों इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल, कनाडा। और ऐसी ही एक एजेंसी जो भारत में काम करती है उसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं, याद रखिएगा, सुनील शेट्टी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। और नहीं, कैसे है, एक डायलॉग है उसमें, धड़कन फिल्म में, याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये उनका फेमस डायलॉग है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा ELINP क्या है? लेजर, उपग्रह, चैटबॉट या फिर वायरस? तो दोस्तों ELINP लेजर का नाम है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है। इसे रोमानिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट है, याद रखिएगा, बुखारेस्ट। बुखार जब तेज होता है तो शरीर के रोम जो हैं वो ठंड के कारण खड़े हो जाते हैं, रोम या फिर रोएं जिसको कह सकते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका अप्रैल 2024 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में भारत के उद्यमी मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है? चौथा, 8वां, 9वां या 10वां? तो दोस्तों इस पत्रिका में फ्रांस के बर्नाल अर्नाल्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ है, 9वां स्थान मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। बात करी जाए सर्वाधिक अरबपतियों की, तो इस मामले में अमेरिका पहले स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पे और भारत को अपने तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2024 में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की गई है? गैनीमीड, टाइटन, कैलिस्टो, यूरोपा? गैनीमीड जो है दोस्तों बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह है। उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है। लेकिन ओजोन की खोज जो है वो कैलिस्टो पे की गई है, याद रखिएगा। अहमदाबाद स्थित भौतिकी अनुसंधान लैब के वैज्ञानिकों ने इस पर ओजोन की मौजूदगी की पुष्टि की है। अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने AI आधारित कौन सी डिजिटल हेल्थ प्रमोटर को लॉन्च किया है, जो डिजिटली लोगों के स्वास्थ्य को प्रमोट करेगा? तो उसका नाम है सारा, लीसा, देविका या भारती? तो दोस्तों उसका नाम है सारा। इसकी फुल फॉर्म याद करने से आप बचिएगा, इसीलिए दी भी नहीं है। अप्रैल 2024 में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देविका मिश्रा, बिल्किस मीर, शबाना खातून, शेफाली शरण? तो दोस्तों बिल्किस मीर जो हैं पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य के रूप में नामित होने वाली पहली महिला हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, याद रखिएगा। फिर है परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में
देश में कब तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता 1 लाख मेगावाट स्थापित करने की बात की गई है? 2030, 2037, 2047 या 2050? तो दोस्तों 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है 1 लाख मेगावाट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2024 में पाकिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शहबाज शरीफ, इसाक डार, सवाना नाज या फिर उमर वाजवा? तो दोस्तों इसाक डार को याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीबू द्वीप वर्तमान में किस देश के अधीन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव या फिर मॉरिशस? तो दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के अधीन है। पहले ये भारत के अधीन था दोस्तों। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक जलडमरू मध्य है वहाँ पर एक निर्जन द्वीप है, मतलब कोई वहाँ पर रहता नहीं है। 1974 में भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन अभी चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्ववर्ती सरकार के इस कदम की आलोचना की, इस वजह से ये चर्चा में रहा था। हाल ही में कौन से 2 देशों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्लोवेनिया और फिनलैंड, मोरक्को और स्पेन, स्लोवेनिया और स्वीडन, पुर्तगाल और कतर? तो दोस्तों स्लोवेनिया और स्वीडन ने जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वें और 39वें देश के रूप में क्रमशः स्वीडन और स्लोवेनिया बने हैं। इस समझौते का उद्देश्य बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उसका किस तरह से सदस्य देशों के लिए बेहतर प्रयोग हो सके, इन सब पहलुओं पर काम करेगा आर्टेमिस समझौता। तो यह समझौता 2020 में हुआ था। भारत इस गैर बाध्यकारी, याद रखिए ये समझौता गैर बाध्यकारी है, इसमें शामिल होने वाला 27वां देश है, आपको याद रखना है। अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक समारोह का आयोजन कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल? तो 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी, इस दिन रामनवमी थी। उसी दिन जो है 4 दर्पणों और 2 लेंसों की मदद से भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया था। इस कार्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अप्रैल 2024 में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वृक्षों का नुकसान किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों असम में सर्वाधिक वृक्षावरण का नुकसान हुआ है। 2000 के बाद जो है भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है। सर्वाधिक नुकसान असम, उसके बाद मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि गणित और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों पर कॉपीराइट का दावा नहीं किया जा सकता? दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय? तो ये निर्णय जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का है, याद रखिएगा। ये भारत का नवीनतम हाई कोर्ट है जो कि 25वें क्रम का है, ये भी याद रखिए। 22 अप्रैल को मनाए गए पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? पृथ्वी और जल, ग्रह बनाम प्लास्टिक, पृथ्वी और पर्यावरण, ग्रह बनाम मानव? तो दोस्तों इसकी थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, प्लानेट वीएस प्लास्टिक। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत सरकार को किस देश के बंदरगाह के नवीनीकरण की जिम्मेदारी मिली है? फिलीपींस, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका या मॉरिशस? तो श्रीलंका के कांके संतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण की जिम्मेदारी मिली है। इस उपलब्धि को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किए जाने वाले प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा में रहा नाकुरू बांध किस देश से संबंधित है? भारत, केन्या या फिर अल्जीरिया? तो दोस्तों इसका संबंध केन्या से है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहीं पर दोस्तों यूनेप का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, यूनेप। तो केन्या में एक नदी है टोंगी नदी, उस पर एक बांध बना हुआ है। ये बांध अंडरपास में रुकावट होने के कारण टूट गया, जिससे केन्या में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके आसपास जो देश थे उनमें भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। न्यू शेपर्ड 25 मिशन के दल में शामिल होकर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले गोपी थोटाकुरा किस राज्य से हैं? नाम याद रखना है, न्यू शेपर्ड 25। गोपी थोटाकुरा को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों गोपी थोटाकुरा जो हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। यदि बात करें नागरिक की तो ये दूसरे नागरिक होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे नागरिक हों किन के बाद? राकेश शर्मा के बाद
याद रखिएगा। यदि पर्यटक की बात करें तो पहले होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 15 मई, 19 मई या फिर 22 मई? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को? तो दोस्तों यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। यह इंडेक्स देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे है और भारत को जो है 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ड्रीम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम या हिमाचल प्रदेश? तो असम ने जो है DRIM एस होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर ड्रीम्स, यहाँ पर 5 नहीं एस होगा। ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, प्लेट नहीं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया किसने? असम ने, आपदा प्रबंधन का पूर्वानुमान लगाने के लिए और कदम उठाने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 11 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 23 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 24 अप्रैल? तो दोस्तों इनमें केवल एक ही सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। दोस्तों विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। कैसे याद रखना है? पंचायत की बात अगर आए तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोखर, तालाब, तलैया ज़्यादा होते हैं, जहाँ मच्छर पनपते हैं, मच्छर से मलेरिया फैलता है, तो पंचायती राज दिवस के ठीक अगले दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 18 मई, 23 मई, 25 मई या 28 मई? तो दोस्तों 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और यहीं पर एक प्रश्न और तैयार कर लेते हैं। 24 मई को मरखोर दिवस, जो कि एक तरह की बकरी है, अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। माता तीर्थ औंसी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, नेपाल, म्यांमार या फिर मालदीव? तो दोस्तों माता तीर्थ औंसी उत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। ये माताओं को समर्पित त्यौहार है। जैसे अपने यहाँ छठ पर्व है, ठीक वैसा ही पर्व जो है, छठ पर्व है, ठीक वैसा ही पर्व जो है नेपाल में मनाया जाता है। नवीन छठ पर्व में तो दोस्तों माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन यहाँ पुत्र जो हैं माताओं के प्रति आदर का भाव रखते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, ताओ लैम वियतनाम के राष्ट्रपति, दोनों कथन ठीक है। पीटर पेले जिसको कहते हैं, पेलेग्रिनी को पेले ही पढ़िए, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। तामस सुलियोक सर्बिया के राष्ट्रपति। तो विकल्प डी जो है सही सुमेलित नहीं है। तामस सुलियोक सर्बिया के नहीं बल्कि हंगरी के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। चर्चा में रही टार्टेसोस सभ्यता का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल, मिस्र, स्पेन या ईरान? तो दोस्तों इस सभ्यता का संबंध स्पेन से है। यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने एक 3000 वर्ष पुराने पंचमुखी पत्थर की खोज की, जिसका संबंध टार्टेसोस सभ्यता से जोड़ के देखा जा रहा है। यह सभ्यता वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है? चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात? तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE को किया है। भारत ने सरकार के आंकड़ों के ठीक है, तो विकल्प डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को, यही गलत है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, उस पर आगे हम लोग एक क्वेश्चन के रूप में उसको देख लेंगे। मई 2024 में किस देश में सीता अम्मन मंदिर का कुंभाभिषेकम किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो श्रीलंका में सीता अम्मन मंदिर का कुंभाभिषेकम किया गया। तो सीता का संबंध दोस्तों कहाँ से है? श्रीलंका से है, क्योंकि लंका में ही रावण उनको हर के ले गया था। तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। हालांकि भ्रमित करने के लिए नेपाल भी आप भ्रमित होकर नेपाल को भी आप सही ऑप्शन मान सकते हैं, लेकिन नेपाल को मत कीजिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन मई 2024 में कहाँ आयोजित किया गया?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरिस। दूसरा विकल्प है न्यूयॉर्क, रॉटरडैम, कंपाला। तो रॉटरडैम में दोस्तों विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया नीदरलैंड के रॉटरडैम में। इसका उद्देश्य देशों के हरित हाइड्रोजन के विकास में किए गए कार्यों पर विचार विमर्श करना था। मई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल। तो दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की और वहाँ के विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, याद रखिएगा। दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जहाँ के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला, मेक्सिको या फिर पेरू। तो वेनेजुएला जो है ऐसा देश है दुनिया का पहला जहाँ के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, जिसका कारण वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन बताया है। निबंध लिखते वक्त आप इसको बेहतर आंकड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा देने की बात कही है? यूएई, कनाडा, अमेरिका, मिस्र। तो यूएई ने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो लोग हैं उनको ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा देने की बात कही है। यह वीज़ा 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 से सम्मानित किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं किया गया है? रामचरितमानस, महाभारत, पंचतंत्र, सहृदय लोक। तो दोस्तों महाभारत को इसमें शामिल नहीं किया है। ये मेमोरी ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर यूनेस्को की एक पहल है जिसमें जो साहित्य है इस क्षेत्र का उसको विरासत के रूप में सहेज के रखने का काम किया जाता है। इस पहल की शुरुआत 1992 में की गई थी। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाभारत जो इसमें शामिल नहीं है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो 16 मई 2024 को मनाया गया, क्योंकि दोस्तों 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। वहीं बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो गोवा है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के लिए कितने वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 10 वर्षीय, 11 वर्षीय। तो 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तराखंड राज्य का बजट कब प्रस्तुत किया गया? यहाँ से दोस्तों हम लोग उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन देखते हैं। 23 फरवरी, 25 फरवरी या 27 फरवरी। तो दोस्तों 27 फरवरी को यहाँ के वित्त मंत्री, उनका नाम भी याद रखना है, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर बजट 2024-25 रखा। उत्तराखंड बजट के आकार में इस बार कितनी वृद्धि की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इस बार उत्तराखंड के बजट में जो है वो 15.27% की वृद्धि की गई है। इसका आकार आपको याद रख लेना है 89,230 करोड़ रुपए है। 2023-24 की तुलना में इस बार आकार में 15.27% की वृद्धि की गई है। उत्तराखंड बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा 2.39% है। उत्तराखंड बजट 24-25 के अनुसार राज्य सरकार पर कितना ऋण है? तो दोस्तों राज्य सरकार पर ऋण जो है वो जीएसडीपी का 24.23% है। ये सब आंकड़े आपको रट लेने हैं, अक्सर यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछा गया तो लगभग सभी लोग इसको नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो आपका छूटेगा नहीं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उत्तराखंड बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो 1010 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तराखंड बजट 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बिना दोगुना करे कुछ मानती नहीं है, तो इसमें भी लक्ष्य जो है 2027 रखा है। कहा है कि 2027 तक राज्य की जीएसडीपी को 2 लाख गुना करेंगे, मतलब 5.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड बजट 2024-25 में राज्य की कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है? तो दोस्तों 7.58% आपको याद रखना है। बजट में राज्य की 7.58% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान है 2023-24 के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं 2022-23 में उत्तराखंड की जो आर्थिक वृद्धि है वो 7.36%। तब भारत सरकार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी? 7.2%। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक वृद्धि दर है उससे उत्तराखंड की
वृद्धि दर अधिक है, तो ये कथन के रूप में भी आपको दिया जा सकता है। ऐसे ही वर्ष 23-24 के लिए जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.58% है, जबकि भारत की 7.3%। दोनों ही वर्षों के लिए उत्तराखंड की वृद्धि दर भारत से अधिक रही है, याद रखिएगा। उत्तराखंड बजट में जो है राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? तो दोस्तों राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,60,201 रुपये अनुमानित है, जबकि भारत की जो राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति वो 1,85,854 रुपये से अधिक है। 1,85,854 रुपये है, उससे अधिक है उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय इसको छोड़िएगा, ये गलत है, प्रति व्यक्ति आय कर लीजिएगा। राज्य की कथन के रूप में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दिमाग में इसको बैठा लीजिए, एकदम डाल लीजिए बढ़िया से। राज्य की अर्थव्यवस्था में 23-24 के लिए प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान अनुमानित है? तो 9.99%। कहा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के लिए 9.99%, फिर द्वितीय क्षेत्र के लिए 46.84%, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र 43.17% अनुमानित है। हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड से लगने वाली चीन की सीमा पर कितने सैनिक तैनात करने की योजना बनाई है? तो 10,000 सैनिक जो हैं भारत सरकार इस सीमा पर तैनात करेगी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की तैयारी के लिए समिति का गठन किया है, और इसमें 4 धाम यात्रा में कौन शामिल नहीं है? यमुनोत्री, गंगोत्री, पुरी, केदारनाथ। तो दोस्तों पुरी शामिल नहीं है। पुरी जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 4 धाम हैं जिनकी स्थापना शंकराचार्य ने की है, उनमें से एक है पुरी। लेकिन बात करें उत्तराखंड के 4 धाम तो उसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, यही 4 आते हैं। चारों को याद रखिएगा। देश के पहले CDS बिपिन सिंह रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में हुआ? तो देहरादून जिले में हुआ। किसने किया? राजनाथ सिंह ने, RNS। और बात करें वर्तमान में CDS कौन है? तो वर्तमान में CDS जो है वो अनिल चौहान हैं, अनिल चौहान। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग हादसे की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शांतनु सरकार, शांतनु कुमार, RK सिन्हा या राजीव मिश्रा? शांतनु कुमार को जो है इस जांच समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अक्टूबर में कुछ मजदूर जो है सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे काम के दौरान, और उनकी दिवाली जो है वो काली हो गई थी, दिवाली मना नहीं पाए थे, तो शांतनु सरकार को नियुक्त किया गया। याद रखिए, कुमार नहीं, शांतनु सरकार को नियुक्त किया गया, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन समझौता किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और IIT रुड़की के साथ मिलकर यह समझौता किया गया है, याद रखिएगा। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, किसानों की ऋण मुक्ति से, या फिर वेश्यावृत्ति उन्मूलन से। तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोककर शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति शुरू किया है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों पहले से जो है कौन लागू किया बैठा? गोवा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अभी किसने लागू किया है? तो वो उत्तराखंड ने लागू किया है, याद रखिएगा। तो भारत में 2 ऐसे राज्य हो गए हैं जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कौन कौन सा? एक तो गोवा, दूसरा उत्तराखंड। वर्ष 2024 में कितने लेखकों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कुल 10 लेखकों को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अप्रैल 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में स्वदेशी तकनीक पर आधारित लिथियम आयन बैटरी और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा शुरू की गई है? ऊधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली या उत्तरकाशी? तो दोस्तों ऊधम सिंह नगर में यह सुविधा शुरू की गई है, याद रखिएगा। अप्रैल 2024 में राज्य के किस जिले में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया? देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो दोस्तों हरिद्वार में हर की पैड़ी पर 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आध्यात्मिकता और हिंदुओं के लिए गंगा के महत्व पर चर्चा की गई, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के बजाय पर्यटन मंत्री ने किया है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसकी शुरुआत राज्य के किस जिले से हुई थी? पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल? तो चमोली से हुई थी। सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी।
याद रखिएगा। उसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। वृक्षों को काटने के लिए लोगों ने उनको गले से लगा लिया था, उनसे चिपक गए थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार ने कितनी हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ टीमों का गठन किया है? 2, 4, 5, 9। तो उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2024 में 5 हिमनद झीलों से उत्पन्न, जो हिमनद हैं दोस्तों, वो पिघल कर जब पीछे हट जाते हैं तो उनके किनारे पर जो एक झील का निर्माण हो जाता है। इसी झील में जब पानी बढ़ जाता है तो दोस्तों ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसको ग्लोब्स भी कहा जाता है, और बड़ी मात्रा में जो है जनधन की हानि होती है, इसको ग्लोब्स कहा जाता है। तो 5 हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे का मूल्यांकन करने के लिए 2 विशेषज्ञ टीमों का गठन किया गया है। तो कुल कितनी झीलें हैं? 5। मई 2024 में किस देश ने तालिबान को आतंकी संगठन की सूची से हटाने की घोषणा की है? तो दोस्तों रूस ने की है, याद रखिएगा। राजधानी है मास्को, करेंसी है रूबल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो NHCX पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। फिर है मई 2024 की खबरों में रहा दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित सैटेलाइट किस देश ने बनाया है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका, चीन। तो दोस्तों ऐसा सैटेलाइट जो है वो जापान ने बनाया है, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हुआ? भारत, अमेरिका, रूस या चीन? अमेरिका के नेतृत्व में अलास्का में रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया गया। 31 मई 2024 को मनाए गए तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी? तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू मुक्त भारत, तंबाकू को छोड़ना है, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों को बचाना या उनकी रक्षा करना, जो है यही इस बार तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन हर बार कहाँ किया जाता है? उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। इससे पहले चौथे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। चर्चा में रही पुस्तक जस्ट ए मर्सिनरी इम्पॉर्टेंट है, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड एन एजेंडा के लेखक कौन है? आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है, आपको जस्ट ए मर्सिनरी ही याद रखना है। ये किताब जो है डी सुब्बा राव, जो कि पूर्व RBI के गवर्नर रह चुके हैं, RBI के पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, उनके द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ एंड एन एजेंडा, ये जस्ट मर्सिनरी का ही नाम है। जस्ट मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड एन एजेंडा डी सुब्बा राव। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। नाइफ जो है सलमान रुश्दी की है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमेरिका की एजेंसी नासा ने फ्री फायर मिशन को लॉन्च किया है। किस देश ने भूस्खलन की घटना के चलते 2000 लोग लापता हैं? तो दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन की घटना PNG के चलते मलबे से 2000 लोग दब गए, इस कारण ये देश चर्चा में रहा। इसकी राजधानी जो है पोर्ट मोरेस्बी है, पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाले भारत के पहले शोध केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम। तो दोस्तों ओडिशा के भद्रक जिले में नार्वेस्टर्स, जो कि आर्द्र तेज पवनें हैं, जो कि उत्तर पूर्व भारत या फिर कहें पूर्व भारत जैसे पश्चिम बंगाल में चलती हैं, उन्हें नार्वेस्टर्स कहा जाता है। इन्हीं का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले शोध केंद्र की स्थापना भद्रक जिले में की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने उत्तराखंड स्पेशल के साथ साथ अप्रैल और मई 2 महीनों का करंट अफेयर्स तैयार किया है। जो लोग इस बार उत्तराखंड PCS में अपीयर हो रहे हैं उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। बाकी जो लोग नहीं अपीयर हो रहे हैं, अन्य राज्यों की परीक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।